हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत कॉमन भी है, लेकिन लोगों को बहुत अच्छे से समझ में नहीं आती है। तो आज हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल एक साइक्लिकल प्रोसेस है। साइक्लिकल प्रोसेस जो मतलब कि चीज़ें रिपीट होती हों, वापस से घूम के जगह पे ना आता हो, तो उसको साइक्लिकल होता है। तो इसी तरह से साइक्लिकल प्रोसेस है। फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, in which shedding of the functional layer of endometrium and the blood expel out through the vagina into the external environment with invisible role of hormone। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है वो एक तरह से साइक्लिकल प्रोसेस है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, मतलब कि हमारे कहीं ना कहीं बॉडी से रिलेटेड होगी। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा यूट्रस होता है, यूट्रस में जो इंडोमेट्रियम लेयर होता है वो उसका शेडिंग आउट होता है, जो कि क्या है, इंडोमेट्रियम एक तरह से फंक्शनल लेयर है, उसका शेडिंग आउट होता है, जो कि उसका ब्लड जो है वो एक्सपेल होता है वजाइना के थ्रू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, बाहरी इन्वायरमेंट में रिलीज होता है, निकलता है, एक्सपेल आउट होता है। तो और उसमें बहुत सारे जो हमारे बॉडी के हार्मोन है वो भी इसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो इसलिए इसको बोला जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो इसमें जो हार्मोन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिए हैं एचपीओ। तो एचपीओ एक्सिस पे काम करता है। तो एच का मतलब हाइपोथैलेमस, पी से प्यूटेटरी ग्लैंड। प्यूटेटरी ग्लैंड दो होता है, तो एक होता है एंटीरियर, एंटीरियर प्यूटेटरी की बात हो रही है। नेक्स्ट है ओवेरियन एक्सिस। ओवेरियन एक्सिस पे भी कुछ हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस जैसे जीएनआरएच, एंटीरियर प्यूटेटरी से एफएसएचएलएच, और ओवेरियन एक्सिस से ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक, एक क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंस्ट्रुअल साइकिल। इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए इंपॉर्टेंट इसमें जो हार्मोन है वो कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने पढ़ लिया जीएनआरएच, एफएसएच और एलएच, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो इसमें कौन सा होगा ऑप्शन, एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन होगा, गोनाडोट्रोपिनिन हार्मोन होगा, या जीएनआरएच होगा, एफएसएच होगा, या जीएनआरएच, गोनाडोट्रोपिनिन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। यहाँ पे मैं बता दूँ कि जो एफएसएच और एलएच होता है, यही दोनों को गोनाडो बोलते हैं, गोनाडोट्रोपिनिन। ठीक है, तो ये सारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसीलिए ऑप्शन डी जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को लेकर। तो जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है उसको मेनार्की बोलते हैं, और जो परमानेंट स्टॉपेज हो जाता है, मतलब कि ऐसा नहीं कि जो मंथली हो रहा है वो खत्म होगा तो नहीं, आपका एज अगर 42-45 हो गया है तो उस टाइम लगभग परमानेंट स्टॉपेज हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, तो उसको मेनोपॉज बोलेंगे। जो नॉर्मल लेंथ होता है एक साइकिल का, उसका कितना है, तो 28 डेज नॉर्मल लिया गया है, और एवरेज में 21 से 35 तक नॉर्मल रेंज में। ठीक है, नेक्स्ट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है वो ब्लीडिंग के साथ ही स्टार्ट होता है। मैं ब्लीडिंग फेज कितना दिन रहता है, तो कम से कम 1 से 5 दिन तो रहता ही है। ब्लड लॉस जो होता है वन मेंस्ट्रुअल साइकिल में करीबन 20 से 28 ml लॉस हो जाता है। ठीक है, और एवरेज की बात की जाए तो 35 से लेके या तो 50 ml भी ले सकते हैं। ठीक है, एवरेज एज क्या होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, तो वो 13 ईयर, अब तो थोड़ा कम गया है, किसी हो सकता है कि इन्वायरमेंटल कुछ हो या डाइट वगैरह सही नहीं हो, तो होता है वो कि थोड़ा आगे पीछे होता है, बट एवरेज एज लिया गया है 13 ईयर। ठीक है, टोटल एमसी इन 1 ईयर, एक साल में कितने आते हैं, तो अगर देखा जाए 28 डेज नॉर्मल लिख के चला जाए तो देखा जाए कि 13 साइकिल 1 ईयर में हो जाते हैं। ठीक है, 1 ईयर में टोटल ब्लीडिंग लॉस कितना होगा, तो अगर हम देखा जाए यहाँ पे बता दिए 35 और 50 ml तक का लिया गया है एवरेज ब्लड लॉस में 1 साइकिल में, तो 1 ईयर में 13 साइकिल आ रही है, तो 13 मल्टीप्लाई, अगर हम 40 ml एवरेज लेके चल रहे हैं, ठीक है, तो 40 में 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 520 ml। ठीक है, अब फेजेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, अब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रहा है वो फेजेस में भी होंगे। तो फेजेस में पहले ऑर्गन को डिवाइड किया गया, तो ओवरी और यूट्रस, दो ऑर्गन में बांटे गए हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों रिस्पॉन्सिबल है, ओवरी से एग रिलीज होगा, यूट्रस तक आएगा, तो वहाँ से लेकर वहाँ तक जो फेजेस होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। तो ओवरी में जो भी चेंजेस होगा उसको ओवेरियन चेंजेस बोलेंगे, और यूट्रस में जो चेंज होगा उसको यूट्राइन चेंजेस बोलेंगे। ठीक है, तो ओवेरियन चेंजेस में दो तरह के फेज होंगे, एक फॉलिकल फेज, फॉलिकुलर फेज, और एक होगा लूटियल फेज। फॉलिकुलर फेज जो चलता है 6 से 14 डेज तक चलता है, लूटियल फेज 15 to 28 डेज चलेगा। ठीक है, यूट्राइन चेंजेस में 3 तरह के होते हैं, ब्लीडिंग फेज, प्रोलिफेरेटिव फेज और सेक्रेटरी फेज। तो जो ब्लीडिंग फेज होता है वो 1 से 5 दिन तक होता है। ठीक है, प्रोलिफेरेटिव फेज जो होता है वो 6 to 14 डेज होता है, और सेक्रेटरी फेज 15 to 18 डेज होता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे पहला ओवेरियन चेंज। तो ओवेरियन चेंज में बताए थे यहाँ पे फॉलिकुलर फेज और लूटियल फेज। तो पहला है फॉलिकुलर फेज, ठीक है, जो कि 6 से 14 डेज पे स्टार्ट होता है। तो यहाँ लिख रहा है स्टार्ट कहाँ से, एचपीओ एक्सिस स्टूमुलेट होगा। ठीक है, जब पुबर्टी एज आएगी तो एचपीओ जो है वो एक्सिस जो है वो क्या होगा, स्टूमुलेट करेगा। ठीक है, उसके बाद जो हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड है वो स्टूमुलेशन उसको होगा, उसका मतलब स्टूमुलेट करेगा। वो कौन सा, तो पीछे ही बताएं कि हाइपोथैलेमस जीएनआरएच का सिक्रेशन करेगा। अब जो जीएनआरएच है वो एक्ट करेगा किस पे, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे, और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या सीक्रेट करता है, तो एफएसएच करता है, और एफएसएच एक्ट करेगा किस पे, ओवरी पे एक्ट करेगा,
और ओवरी पे एक्ट करने के बाद क्या होगा, जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो स्टिमुलेट करेगा जो प्री मैच्योर फॉलिकल्स है, जो मदर की जब वॉर्म में होता है फिटस, तो उसी टाइम से क्या होने लगता है, बेबी में एक फॉर्मेशन होने लगता है। तो उस टाइम जो प्री मैच्योर फॉलिकल्स होते हैं वो FSH रिलीज़ करने के बाद वो क्या हो जाता है, प्राइमोडियल फॉलिकल में चेंज हो जाता है। मतलब कि प्राइमरी फॉलिकल जो है वो FSH के कारण मैच्योर ग्राफिकन फॉलिकल में बदल जाते हैं। और यहाँ जो प्री मैच्योर फॉलिकल्स है वो रिलीज या सिक्रेट क्या करेगा, तो एस्ट्रोजन हार्मोन को सिक्रेट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है द फर्स्ट हार्मोन सिक्रेटेड इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल। पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो फर्स्ट हार्मोन रिलीज होता है तो वो होता है FSH। यहाँ तो ये स्टिमुलेशन हो रहा था, ठीक है, बट सिक्रेशन क्या हुआ, तो FSH फर्स्ट जो होगा वो सिक्रेशन होगा। और LH जो हार्मोन होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा ओव्यूलेशन के लिए। मतलब ओव्यूलेशन है क्या, तो व्हेन द मैच्योर ग्राफिकन फॉलिकल्स गेट रप्चर्ड एंड रिलीज ओवर दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। जो मैच्योर ग्राफिकन फॉलिकल्स होता है, ठीक है, वो क्या होगा, रप्चर होगा और उसमें से क्या निकलेगा, एक निकलेगा, ओवर निकलेगा, तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। ठीक है, नेक्स्ट प्राइमरी oocyte गेट्स कन्वर्ट इनटू सेकेंडरी oocyte। में पहले भी पढ़ाई हुई है कि जो प्राइमरी oocyte होता है वो मियोसिस फर्स्ट डिवीजन करके सेकेंडरी oocyte में चेंज हो जाता है। ध्यान से देखना, जो oogenesis में जो फीमेल जो है फॉर्मेशन ओवा को oogenesis बोलते हैं। तो जो फीमेल जर्म सेल होती है वो माइटोसिस करके ओगोनिया बनाती है। फिर माइटोसिस करने के बाद प्राइमरी oocyte में बनता है जिसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होता है। ठीक है, स्टार्ट तो हो जाता है लेकिन वो क्या हो जाता है, अरेस्टेड फेज में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, अरेस्टेड फेज में हो जाता है, अरेस्ट हो जाता है। तो वो कौन से, प्रोफेज के डिप्लोटिन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो वो प्रोफेज के डिप्लोटिन फेज में चला जाता है। ठीक है, तो जब आफ्टर पुबर्टी आती है, इतना काम इंट्राइन लाइफ में जब है बेबी तभी हो जाता है। ठीक है, तो आफ्टर अरेस्ट हो गया जाके वो, अब आफ्टर जब प्यूबर्टी एज आएगी फीमेल की, गर्ल की, तो वहाँ जो मियोसिस जो फर्स्ट डिवीजन जो था वो अरेस्टेड फेज में चला गया था, वो अब छूट जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फर्स्ट ओव्यूलेशन वहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, यही चीज़ आगे बताया गया। तो यहाँ पे वही जो प्राइमरी oocyte था मियोसिस जो अरेस्टेड फेज में चल गया था, वो अब प्यूबर्टी आने के बाद तो फर्स्ट ओव्यूलेशन होगा, तो उसके बाद क्या होगा, सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद जो ओव्यूलेशन है वो अक्कर आप 14 डे प्रायर टू नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आने के 14 डे पहले होगा वो। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि इन अ फीमेल 20 ईयर फीमेल कम टू हॉस्पिटल एंड हैविंग मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम। उसको किसी तरह से मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है, तो वो हर मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री बताती है क्या, कि फीमेल हैविंग 33 डे ऑफ रेगुलर साइकिल। वो बोलती है कि मेरा जो रेगुलर साइकिल है वो कितना है, 33 साइकिल का, और एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है। तो व्हाट इज द ओव्यूलेशन, उसका ओव्यूलेशन डे कितना होगा, जैसे मान लीजिए 28 डे का जो था, तो उसका जो ओव्यूलेशन डे होगा वो 14th डे होगा। बट यहाँ पे 33 डेज़ का, तो 33 से पता करने के लिए क्या करेंगे, तो उसमें हमेशा 14 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 13 में अगर 14 माइनस करते हैं तो क्या आता है 19 डे। तो जो 19th डे जो होगा, 19 नहीं 19th, मतलब 33 जो होगा उसका जो 19वां डे होगा वो उसका ओव्यूलेशन डे होगा। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है, अब ओव्यूलेशन होने के कुछ साइंस है। ठीक है, स्पिन्ना बार्केट। स्पिन्ना बार्केट में क्या होता है कि थीन वाटरी एंड स्ट्रेचेबल म्यूकस सीक्रेट होगा वाजाइना से, जिसको हम लोग स्पिन्ना बार्केट बोलते हैं। अगर उस तरह से हो रहा है तो समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है, ओव्यूलेशन हुआ है। फिर है मिटेल स्कैमर। उसमें मिड साइकिल में क्या होता है, मिड साइकिल या ओव्यूलेशनल पीरियड जब चल रहा होगा तो थोड़ा सा पेन होगा। ठीक है, इसमें टेम्परेचर का भी रोल होता है। टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है फोर ओव्यूलेशन एंड आफ्टर ओव्यूलेशन। मतलब कि जब ओव्यूलेशन होने को है तो उसके जस्ट पहले क्या होगा कि जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाएगा, और आफ्टर ओव्यूलेशन हो रहा है उसके बाद क्या होगा, टेम्परेचर हल्का सा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कितना होगा, डिक्रीज़ करेगा तो कितना, और इंक्रीज़ करेगा तो कितना। तो डिक्रीज़ कितना करेगा, 0.5 से लेके, ये है सेल्सियस में, यानी 1 मतलब 0.5 डिग्री सेल्सियस या बढ़े डिक्रीज़ होगा या बढ़ेगा, या तो फिर सॉरी मतलब 0.5 से लेके 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक क्या हो सकता है, वो बढ़ या घट सकता है। और सेल्सियस में 0.2 से लेके 0.5 डिग्री सेल्सियस तक घट या बढ़ सकता है। ओके, अब है नेक्स्ट लूटियल फेज। लूटियल फेज तो क्या 15 से 28 डेज। ठीक है, मतलब कि फॉलिकुलर फेज 6 से 14 डेज था। लूटियल फेज 15 टू 28 डेज। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, तो कांस्टेंट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, कि क्योंकि ये कांस्टेंट हो जाता है फिर। ठीक है, तो ये है सेल जिसमें ये प्राइमरी oocyte है और ये सेकेंडरी oocyte है, और ये फॉलिकुलर सेल है जो आगे जाके क्या बन जाता है, कॉर्पस लूटियम। मतलब लूटियल फेज में फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस लूटियम का होता है फ्रॉम फॉलिकुलर फेज से। लूटियल फेज में क्या होता है कि जो फॉलिकुलर सेल होते हैं उससे ही क्या बनता है, कॉर्पस लूटियम बोलता है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि जैसे जैसे आपका एज जो है वो इंक्रीज होगा वैसे वैसे नंबर ऑफ फॉलिकल्स क्या होते हैं, घटते जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ग्राफ से बता रहा है कि ये टोटल है पीरियड्स का डे है। ठीक है, मतलब कि फर्स्ट डे से लेकर 28 डेज़ का साइकिल है, जिसमें 14 डे पे क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा। ठीक है, और यहीं पे बता रहा है कि जो 15th डे होगा उससे क्या होगा, लूटियल फेज चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि 14 डे के जस्ट 10 to 12 आवर पहले क्या होता है, जो LH होता है वो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम हो जाता है, बहुत मैक्सिमम रहता है। ठीक है, उसके बाद घट जाता है। ठीक, तो 10 से 12 घंटे पहले बहुत ज़्यादा हाई रहता है, लेकिन
वही ओव्यूलेशन के जस्ट 24 से 36 आवर पहले इलेज जो होता है बढ़ना स्टार्ट होता है, और 10 से 12 घंटे पहले तक क्या होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ते रहता है। उसके पहले वो कांस्टेंट होता है और उसके बाद भी वो कांस्टेंट हो जाता है डिक्रीज होकर, ठीक है। अब है एज ऑफ फीमेल, जैसे जैसे फीमेल का एज वो होगा वैसे जैसे नंबर का फॉलिकल मैंने क्या बताया घटेगा, ठीक है। तो जब जो फिट बेबी है ये वॉर्म में है, जब मदर के इंटर लाइफ में ही है, मदर के वोम में है, 5th मंथ हो रहा है, तब उसमें कितने होंगे, नंबर ऑफ फॉलिकल 7 मिलियन होंगे, ठीक। जब वो बॉर्न होगी तब 2 मिलियन हो जाएगा, और रिप्रोडक्टिव फेज आते आते मतलब रिप्रोडक्टिव एज आते आते उसका 4 लाख हो जाएगा, और मेनोपॉज के लगभग 10,000 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 डे आफ्टर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के 8 दिन के बाद क्या होगा कि जो कॉर्पस लूटियम है उसका साइज मैक्सिमम हो जाएगा। अभी मैं बताई कि जो ओव्यूलेशन डेट के 10 से 12 घंटा पहले एलएच बहुत ज़्यादा हाई रहता है। अब यहाँ पे जो ओव्यूलेशन के 8 दिन के बाद मतलब कि 22वां दिन, ठीक है, कॉर्पस लूटियम जो था बना था, इससे बना था तो फॉलिकुलर सेल से बना था, वो सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। कौन सा डे पे, 22 डे, ठीक है। तो यहाँ पे हार्मोन जो कॉर्पस लूटियम सीक्रेट करेगा वो क्या करेगा, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और इनहिबिन, ठीक है। तो इसमें जो प्रोजेस्टेरॉन होगा वो मैक्सिमम होगा 22 डे पे, मतलब जब कॉर्पस लूटियम का साइज जब बढ़ेगा तो उस पर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन भी क्या रहेगा, मैक्सिमम पे रहेगा, ठीक है। और लाइफ ऑफ कॉर्पस लूटियम का लाइफ क्या है, तो लाइफ ऑफ कॉर्पस लूटियम डिपेंड ऑन द फर्टिलाइजेशन। किस पे डिपेंड करता है, तो फर्टिलाइजेशन पे डिपेंड करता है। तो अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो, और नॉन फर्टाइल हुआ तो, मतलब कि नॉन फर्टिलाइजेशन हुआ तब, ठीक है। जब फर्टिलाइजेशन होगा तो कॉर्पस लूटियम इज विएबल अप टू 10 to 12 वीक ऑफ गेस्टेशन, एंड दैट टाइम इज कॉर्पस लूटियम कॉल्ड द कॉर्पस लूटियम वेरम। जब फर्टिलाइजेशन होगा तो 10 से 12 वीक के गेस्टेशन पे क्या होगा, कॉर्पस लूटियम को क्या बोलेंगे, कॉर्पस लूटियम वेरम बोलेंगे। वही कॉर्पस लूटियम डीजनरेट होगा, ठीक है, 20 to 26 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, दैट टाइम द कॉर्पस लूटियम इज कॉल्ड द कॉर्पस लूटियम अल्बिकन्स और कॉर्पस लूटियम मेंस्ट्रुअलिस, ठीक है। जब जो कॉर्पस लूटियम होगा वो डीजनरेट हो जाएगा, ठीक है, कौन से 20 से लेकर 26 डे पे, ठीक है। तो उस टाइम को जो कॉर्पस लूटियम को क्या बोलेंगे, कॉर्पस लूटियम एल्बिकन्स या कॉर्पस लूटियम मेंस्ट्रुअलिस, ठीक है। अब यहाँ पे फर्टाइल हो गया, ठीक है, कॉर्पस लूटियम को कॉर्पस लूटियम वैरम बोल दिए। अब क्या होगा, प्रेगनेंसी, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉर्पस लूटियम इज मेंटेन बाई एचसीजी हार्मोन। कॉर्पस लूटियम को कौन मेंटेन करके रखता है, तो एचसीजी हार्मोन करके रखता है, ठीक है। अगर नॉन फर्टाइल हुआ तो जो फीमेल का कॉर्पस लूटियम है, नॉन प्रेग्नेंट फीमेल का, वो कौन करेगा, तो वो एलएच करेगा, कौन सा हार्मोन, एलएच हार्मोन करेगा, ठीक है। अब कॉर्पस लूटियम वैरम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, तो कॉर्पस लूटियम वैरम, ठीक है। यहाँ पे कॉर्पस लूटियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन और इनहिबिन। यहाँ पे कॉर्पस लूटियम तीनों को करेगा, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होता है, और इनहिबिन को भी करेगा, ठीक है। अब ओवेरियन चेंजेस देख ली। अब यूटेराइन चेंजेस में क्या होता है, तो पहला ब्लीडिंग फेज, ठीक है। तो पहला से फर्स्ट डे से लेकर 5th डे अप टू 7 डे तक जा सकता है, वो होगा कंसिडर एज नॉर्मल लिया जाता है 7 तक, ठीक है। तो वो क्या होगा, तुम्हारा ब्लीडिंग फेज होगा। अब ड्यू टू डिक्रीज ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, अब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो क्या होगा, शेडिंग ऑफ द फंक्शनल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम का शेडिंग होगा, जिसमें क्या होगा, ब्लीडिंग अकर होगा, ठीक। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट विद ब्लीडिंग, क्योंकि ब्लीडिंग से ही स्टार्ट होता है। एट द एंड ऑफ ब्लीडिंग फेज द थिकनेस ऑफ द इंडोमेट्रियम बिकम, जो ब्लीडिंग फेज खत्म होने को जब रहता है तो जो उसका थिकनेस होता है इंडोमेट्रियम का कितना बचता है, तो 1 से 2 mm बचता है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा आता है प्रोलिफेरेटिव फेज, ठीक है, जिसमें 6 से मतलब यहाँ पे खत्म हुआ 5th डे पे, तो 6 से 14 डे तुम्हारा कौन सा चलता है, प्रोलिफेरेटिव फेज चलता है, ठीक है। जिसमें एस्ट्रोजन जो हार्मोन है ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, मोर होता है। फिर आता है प्रिपरेटिव फेज। अब ब्लीडिंग हो गया तो अब प्रिपेयर करेगा, तो उसको हम लोग प्रिपरेटिव फेज बोलते हैं। इन विच प्रिपरेशन ऑफ इंडोमेट्रियम विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन के हेल्प से एस्ट्रोजन इंडोमेट्रियम जो होता है, लेयर होता है, वो क्या होता है, प्रिपेयर होना स्टार्ट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके, हाइपरप्लेसिया ऑफ इंडोमेट्रियम सेल। इंडोमेट्रियम सेल का हाइपरप्लेसिया मतलब कि जो सेल होते हैं उसका नंबर ऑफ द सेल क्या होता है, इंक्रीज करने लगता है। मतलब जैसे 4 को था तो धीरे धीरे 5 को होगा, 6 को होगा, उससे धीरे धीरे क्या होगा, जो इंडोमेट्रियम का लेयर है वो क्या होगा, धीरे धीरे थिक होना स्टार्ट होगा। तो एट द एंड ऑफ प्रोलिफेरेटिव फेज द थिकनेस ऑफ इंडोमेट्रियम बिकम 3 to 6 mm हो जाएगा। यहाँ पे जब ब्लीडिंग फेज खत्म होने को था तो 1 से 2 mm भी बचा था। अब प्रिपेयर होने के बाद धीरे धीरे क्या कितना हो रहा है, 3 से 6 mm हो गया है। अब आता है सिक्रेटरी फेज, जो तुम्हारा 15 से 28th डे पे चलता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। सिक्रेटरी फेज इज ऑल्सो नोन एज प्री मेंस्ट्रुअल फेज, मतलब कि मेंस्ट्रुअल फेज के पहले, ठीक है। तो उसको प्री मेंस्ट्रुअल फेज या तो सिक्रेटरी फेज बोलते हैं। तो इसमें जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रहता है वो सबसे ज़्यादा रहता है सेक्रेटरी फेज में। प्रोफेरेटिव फेज में एस्ट्रोजन ज़्यादा रहेगा और सेक्रेटरी फेज में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ज़्यादा रहेगा। और वो क्या करता है, तो वो जो रिस्पॉन्सिबल यहाँ पे जो था एस्ट्रोजन वो कर रहा था हाइपरप्लेसिया, मतलब नंबर ऑफ सेल को इंक्रीज़ कर रहा था। बट प्रोफेरेटिव फेज में क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करता है, तो वो सेक्रेटरी फेज में हाइपरट्रॉफी ऑफ इंडोमेट्रियम सेल को करता है। मतलब कि यहाँ पे 3 से 4 बन रहा था हाइपरप्लेसिया में, 3 से 4, 4 से 5, तो इसमें जो होता है सेल का साइज इंक्रीज कर जाता है। मतलब इतना सेल था, ठीक है, तो वो थोड़ा बड़ा साइज करने लगेगा सेल का, जिससे थिकनेस और बढ़ जाता है, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ इंडोमेट्रियम विद द हेल्प ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, इसमें भी क्या होता है, प्रिपरेशन जो होता है इंडोमेट्रियम लेयर का वो उसमें प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का भी रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक। तो एट द एंड ऑफ सेक्रेटरी फेज द थिकनेस ऑफ इंडोमेट्रियम बिकम, जब सेक्रेटरी फेज भी जब खत्म होने को रहेगा तो
थिकनेस कितना हो जाएगा 6 to 8 mm हो जाता है। ठीक है, तो यही था तुम्हारा मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब डिटेल में पढ़ लिए, आप बोलिएंगे तो इसको मैं फ्लो चार्ट भी आप लोग को प्रोवाइड कर दूँगी, आप देख सकते हैं जाके। ठीक है, तो कोई भी किसी तरह का दिक्कत हुआ तो आप कमेंट कर सकते हैं, वाइस नोट्स के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।